हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आई होप कि आप इस न्यू चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज हम क्लास 10th का साइंस का एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको हमें पढ़ना है आज। तो ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक रहेगा। डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का पूरा। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम क्लास 10th का डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है हमारा इस चैप्टर का मेन है केमिकल इक्वेशंस। तो आपको मैं बोर्ड के हिसाब से समझाऊंगा, मतलब कि आपको मैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा नंबर स्कोर करने का इस हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको कि आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो चैप्टर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें हमको मेन यही पढ़ना है कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इस चैप्टर का मेन मोटिव हमको यही मेन इस चैप्टर का मोटिव है। तो हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो अगर दूध को हम छोड़ देंगे गर्मी के समय में रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, है ना। आयरन मतलब रिएक्शन तो हुआ यहाँ भी। हमको केमिकल रिएक्शन जो है कहाँ कहाँ हमको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है ये हमको बता रहा है। आयरन और तवा पैन इज लेफ्ट एक्सपोज ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर में अगर आप पानी में या फिर जहाँ पास प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन मतलब कि ह्यूमिड मतलब कि जहाँ उमस हो रहा हो, वहाँ अगर रख देंगे आप, मॉइस्चर में रख देंगे अगर, तो तवा में क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। इसी को बोलते हैं, ये एग्जांपल है केमिकल। यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कोरोजन बोलते हैं इसको। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यहाँ भी रिएक्शन हुआ। फूड इज कुक्ड, ये भी रिएक्शन। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कैसे होते हैं? HCl कारण। ये भी वी रेस्पायर, ये भी हमारा जो है केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। In above all the situations, the nature and identity of an initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. तो हम फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर, व्हाट इज़ मैटर, फर्स्ट आप जान लीजिए व्हाट इज़ मैटर। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपका हर डाउट क्लियर होना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डिक्शनरी लेके बैठ सकते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, जो एग्ज़ाम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को हम डिस्कशन करेंगे। आईएमपी टॉपिक को ही देखेंगे। तो वो रहा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है, मतलब मैटर क्या होता है? मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस बट हैव अ मास, बट ऑल्सो हैव अ मास, मतलब जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, उसका वेट भी हो, मास भी हो, उसका वेट वजन भी हो, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है मैटर, तो उसको हम केमिकल और फिजिकल चेंज समझ चुके हैं। Whenever chemical change occurs, we can say that chemical reactions has taken place. You may perhaps be wondering as so what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. एक्टिविटी 1.1 ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसमें हुआ क्या है मेन, ये जो आपके पास है वो बर्नर है जहाँ से आग निकलेगा। ये मैग्नीशियम का जो हम मैग्नीशियम रिबन है उसको हम पकड़े हैं। टोंग के मतलब कैंची के समान होता है ये टोंग। वॉच ग्लास मतलब कि इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कोई भी चीज़ जो है। वॉच ग्लास में कांच का कटोरा हम बोल सकते हैं उसको, जहाँ पर तब क्लियरली एक वाइट का चीज़ भी है वो क्लियरली आपको दिख जाएगा। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ दिख रहा है,
इसमें दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर, मतलब टीचर के साथ आपको हेल्प से बनाना है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ, आपको रिबन लेना है मैग्नीशियम, उसको सैंड पेपर से रब कर देना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, आपको जो पकड़ने का उसको पकड़ लेना है। उसके बाद आपको लैंप, मतलब जो बर्नर है उसे आपको जलाना है। उसका जो राख गिरेगा, राख जो मैग्नीशियम ऑक्साइड गिर रहा है वो नीचे वॉच ग्लास में आपको दिखेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर you must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This white powder is magnesium oxide. मतलब जो रिबन है वो जलने के बाद डेजलिंग वाइट हो गया, थोड़ा सा ग्रे टाइप से हो गया। वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, मतलब जो डेजलिंग वाइट फ्लेम टाइप से था, मतलब जो रिबन था वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर आपको बता दिया हूँ मैं एक्टिविटी। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। क्योंकि प्रेजेंट में हो रहा है ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंट में हो रहा है ना, कि आग में जला रहे हैं बर्नर की द्वारा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग जलता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ हमारा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हो गया। दूसरा जो है इसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ये हमारा ये ग्लास ट्यूब है, ये कॉर्क डाल दिया लकड़ी का, यहाँ से बीच से वही ग्लास ट्यूब निकला हुआ है। और ये कोनिकल फ्लास्क है हमारा, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंदर है। और जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब कि जिंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब कि छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो नीचे जमा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, कॉर्क लगा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एसिड जो है यहाँ पर रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए उसमें हम, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि, और सल्फ्यूरिक भी डाल सकते हैं हम। टू दिस क्वेश्चन हैंडल द एसिड विथ केयर, मतलब एसिड को अब केयर से लें कि हाथ पैर में गिर गया तो जल भी सकता है। What do you observe? From the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. Change in state हो, चाहे change in color हो, evolution of gas हो, मतलब गैस रिलीज हो, या फिर change in temperature हो, ये सभी में माना जाता है chemical reaction हुआ है। We observe the change around us. We can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. Okay? तो अब हम आज का जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, और इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन किस प्रकार का होता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सभी इसमें मिल जाएगा आपको। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जैसे कि आप देखे थे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन अ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किए हम तो उससे क्या कन्वर्ट हुआ था हमारे पीछे एक्टिविटी में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a sentence form is quite long. It can be written in a short form. The simplest way to do this is to write in the form of equation. अब हम ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे इक्वेशन के फॉर्म में किस प्रकार से लिखें, इक्वेशन का यूज़ क्यों पड़ा हमको, क्योंकि हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं सेंटेंस में कि मैग्नीशियम रिबन हम उसको जलाए तो उसके बाद हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऐसे ही इसको इस फॉर्म में लिखने में दिक्कत होगा हमको बहुत सारा। इस फॉर्म में केमिकल को हम समझा नहीं सकते, तो केमिकल फार्मूला हमने निकाला, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो हमने बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट बोल दिए और प्रोडक्ट बोल दिए, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट बोल दिए, ठीक है। इसमें आपको इतना ही समझना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि रिएक्ट हो रहा है यहाँ पास, रिएक्टेंट टू कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट क्यों बोले, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के बाद
हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, आपको ज़रूर ही समझना है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको अगर मैं आपको एक ही लाइन अंडरलाइन करा रहा हूँ, आप बुक के साथ बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप बुक के साथ पढ़ते जाइएगा उसको। द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। LHS में आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा जिसको हम प्लस साइन बिटवीन देम जिसके है, यहाँ प्लस साइन है ना। और सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटर्न राइट हैंड साइड, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ को, ठीक है। एरो मतलब कि रिएक्टेंट रिएक्शन होकर प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, वही रिबन जो है हमारा मैग्नीशियम रिबन, उसको जब जलाए हम तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? O2, ऑक्सीजन तो O2 होता है, प्लस मतलब कि एरो, ये जो एरो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। सेंटेंस को फॉर्म में हम फार्मूला के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2, तो कंबाइन होकर बन जाता है MgO। क्या होता है? MgO। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको कैसे सीखना है ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स की, इसको गिव्स बोलते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में गिव्स बोल सकते हैं। क्या दिया हमको? गिव्स। ये तो रेट होने के बाद गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड जिंक Zn प्लस H2SO4 गिव्स की ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? ध्यान से रखने वाली बात यह है कि यहाँ जिंक कितना है? 1। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आपको वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, कंपेयर करना है आपको। जिंक जो है, जिंक 1 है यहाँ पास, इधर भी जिंक 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन है, वो भी यहाँ पास 2 है, यहाँ भी 2 है। सल्फ्यूरिक भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। ये क्या है? इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस ऑलरेडी है ये तो। जैसे कि ये वाला है आपके पास इक्वेशन, ये अनबैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो आपको वही वाला टेबल बनाना है, पहले कंपेयर करना है, पहले इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा आपका कि पहले आपको इक्वेशन लिखना है इस तरीके से। सेकंड स्टेप यह रहेगा आपको रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट साइड है उसका प्रोडक्ट साइड दोनों कंपेयर करना है। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं यहाँ पास, तो तीनों को लिख लिए। यहाँ आयरन 1 है, इधर 3 है, ठीक है। और तो यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, ये करेक्ट है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है। तो हमको क्या करना चाहिए? ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पास। यहाँ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे ख्याल से बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन्होंने भी 4 का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पास बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया 8, 2 4 जाए 8 हो जाएगा। रिएक्टेंट में 8, ये कैसे किया? यहाँ पर Fe 4H2O कर दिए, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या होगा? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई को ऊपर ही बता दिया मैं, सामने 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ पास ऑक्सीजन का कमी था तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, यही एग्ज़ाम में आता है मेन। बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। बोर्ड में आपको क्या है, आपको एग्ज़ाम का प्रिपेयर स्टार्टिंग से करते जाना है, तो उस हिसाब से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आता ही है, ये डेफिनेशन में की फॉर्म में आ जाए या आपको शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड होता ही है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और बोल देंगे कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
explain types of chemical reaction, बैलेंस द इक्वेशन। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला जो है केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे इजी टेक्निक डेफिनेशन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, तो आप नोट कर लीजिए इसको। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर substance is known as combination reaction। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का शब्द कंबाइन शब्द को यूज करके ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाए। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया क्विक लाइन मतलब CaO प्लस H2O गिव्स किए, तो CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हीट रिलीज हो गया। मतलब दो एक या दो सिंगल सॉरी आपके लिए नया बता रहा हूँ। अ रिएक्शन इन विच, फिर से उसको कट करना प्लीज़, ये आपके लिए नया रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, मतलब कि नया डेफिनेशन बता रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया, उसमें उल्टा हो गया एक्चुअली में। द रिएक्शन इन विच two or more substance combined to form single product is known as combination reaction। फिर से एक बार, एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, अभी मैं इसको देखा ना जब एग्जांपल तब मेरे को समझ आया। रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant combined to form single product that is combination reaction। इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है आपके लिए। तो ये सभी कॉम्बिनेशन C+O2 गिव्स करो CO2, इसका भी नंबर है। ये बर्निंग ऑफ कोल बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हम सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको ये क्या होता है? डीकम्पोजिशन से कम रिएक्शन सब समझते क्या है? डीकम्पोजिशन से समझ ये आता है हमको कि कोई भी रिएक्शन होगा अगर वो डिकम्पोज होगा मतलब टूटेगा रिएक्शन। इसको कैसे समझाएंगे हम आपको? रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन नोट करिए प्लीज़, इस बार गलती नहीं होगा। रिएक्शन इन विच single reactant, a reaction in which single reactant decomposed to form two or more product is known as decomposition reaction। एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। इसका एग्जांपल नोट करिए प्लीज। 2FeSO4 गिव्स करो हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डेफिनेशन आप नोट कर चुके हैं। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज कंबाइंड डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन है इसका। इसका एग्जांपल बहुत सारा है। Ca लाइमस्टोन, सी कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स करे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है। तो कई बार क्या है आपको एग्ज़ाम में सनलाइट का या फिर बोल देगा इक्वेशन दे देगा आपको, इक्वेशन आगे कंप्लीट करने बोल देगा। तो आपको इस सनलाइट का इक्वेशन याद रखना है। सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी का जो इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बोर्ड में, खास करके बोर्ड में आपको मेन फोकस जो है वो बोर्ड के लिए है। तो बोर्ड में आपको ये क्वेश्चंस आस्क किया जा सकता है। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है तो उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हम।
अ रिएक्शन इन विच, प्लीज डेफिनेशन नोट करें, रिएक्शन इन विच, आपको एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलने वाला है। अ रिएक्शन इन विच द मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट, a more active element displaces the less active element is known as displacement reaction. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो आयरन है, ये आपको यहाँ एग्जाम्पल मिल जाएगा देखने, जो याद करना है उसी को बेसिकली समझा रहा हूँ आपको मैं। ये आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन जो है वो मोर एक्टिव एलिमेंट है जो डिस्प्लेस कर देता है, तो FeSO4 उल्टा हो जाएगा, CuSO4 था तो कन्वर्ट हो गया FeSO4 हो जाएगा और Cu, यही है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, Fe के पास SO4 आ गया, मतलब आयरन सल्फेट बन गया ये, और कॉपर अलोन हो गया, अलोन, तो यही है हमारा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आपको नोट कर मैं आपको वो लिखवा दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है हमको 100% स्कोर करना है, तो हमको पहले चैप्टर से ही जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने वाला है उसको पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिकली ये बता ही रहा हूँ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिमिलर है, बस यहाँ पास क्या होता है कि दो ठोक रहता है, डबल दो रिएक्शन एक साथ, यहाँ पास दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट हो जाएगा ये, और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ये। यही यहाँ भी वही चीज़ है, रिएक्शन इन विच द मोर active element displaces the less active element and the less active element displaces the more active element is known as double displacement reaction. ये बहुत ही इजी रिएक्शन। और पूछ देगा आपको व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट, मतलब कि प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जो जम जाता है लास्ट नीचे में आपका जो जम जाएगा। जैसे कि आप अगर रेत लेते हैं, एक गिलास लिए उसमें पानी डाल दिए और उसको आप कितना भी घोलेंगे लेकिन वो नीचे में प्रेसिपिटेट होना ही है, रेत तो घुलता नहीं है पानी में, तो नीचे जम जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है आपका, सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम चले जाएगा क्लोराइड के साथ और बेरियम हो जाएगा सल्फेट के साथ, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और यहाँ 2 था Na2Cl2, 2 सामने ला दी 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट कभी हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ईजी है, इसका दो तरीके से डेफिनेशन, पहले आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडाइज करना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also known as oxidation. According to the new theory of oxidation and reduction, addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation, and reduction का फॉर्मूला क्या होता है, reduction होता है adding of hydrogen and removal of oxygen, that is reduction। तो ये बहुत इजी तरीका है, ऑक्सीजन का ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होगा तो रिडक्शन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, टू कॉपर मतलब 2Cu प्लस O2 हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 2Cu, कॉम्बिनेशन है, मतलब कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, तो एडिशन हो रहा है यहाँ पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पास रिडक्शन हो रहा है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ डेफिनेशन दिया है, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ बस आपको ये समझना है कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ये क्या होता है। ठीक है, यही आपको समझना है यहाँ बस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन रिड्यूस्ड, ये
कैसे क्या कौन सा कैसे समझते हैं इसको, जहाँ पास रिडक्शन हो रहा होगा, जिस रिएक्शन में, जैसे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे इसको। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ आपको पहचानने बोल दिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। आपको बताया था पहले भी मैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऊपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऊपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऊपर ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, नीचे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हो गया। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ भी आपको इसी तरीके से बोलेगा निकालना। और व्हाट इज बोल दिया आपको, बोल दी व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. What is redox reaction? A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. ठीक है, तो अभी जो हम ऊपर का देखें वो क्या था, redox reaction था हमारा। जहाँ पर simultaneously होगा ना रिएक्शन, तो आपके लिए बताया था ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा, या जहाँ पास रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ ऑक्सीडाइज्ड होगा। मतलब उसका अपोजिट याद रखना है। अपोजिट कैसे याद रखेंगे आप, जहाँ पास भी रिडक्शन हुआ मतलब कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया वहाँ पास, वो को बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड रिएक्शन। ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ गया आपके पास, तब कैसे करना है आपको, जहाँ पास भी रिडक्शन हो रहा होगा वहीं पास ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जहाँ पास ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिड्यूस हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास आपके लिए डेफिनेशन है, यहाँ पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस एक ही बात है दोनों। ठीक है, और सबसे मेन आते हैं यहाँ पास कि ऑक्सीडेशन के कारण हमारे एवरीडे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है एग्ज़ाम में, ये आता ही है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही, क्योंकि ये डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई क्या करता है और सीजी में दो चीज़ का अंतर है। सीबीएसई में आपको डेली लाइफ का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पास सीबीएसई में डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ डेली लाइफ से रिलेटेड जो है कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन तो आपको मालूम ही है। कोरोजन होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, कोरोजन आपको पहले बता देता हूँ मैं। अगर आयरन है, बरसात के मौसम अगर लोहा जो है वो बाहर रखा हुआ है और वहाँ पास पानी है, मॉइस्चर, क्योंकि बाहर है, टेम्परेचर में है, बाहर के अर्थ टेम्परेचर में है, तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर तो रहना ही है। एक मौसम ऐसा आएगा जिसमें धूप होगा, एक मौसम में बरसात आ जाएगा, एक में ह्यूमिडिटी रहेगा, एक में ठंड रहेगा, तो उससे क्या है, उसमें जंग लग जाता है। और जंग लगने को ही हम कोरोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। मतलब कि हमारा जो लोहा है वो रस्ट हो रहा है, मतलब झड़ने लग रहा है। ये रेड कलर का जो ऊपर से जो कोटिंग हो जाता है इसके ऊपर, मतलब कि अलग निकल जाता है ना रेड कलर का, वही है हमारा कोरोजन। इसको बुकी लैंग्वेज में कैसे, बुकिश लैंग्वेज में देखना है आपको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब नया होता है तो आयरन का जो चमक धमक है वो अलग ही रहता है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। देखे होंगे आप, अगर आपके आसपास कोई घर बन रहा होगा या आपके घर में घर बन रहा होगा, तो आयरन जो है उसके ऊपर में एक रेड कलर का कोटिंग हो जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लग जाना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग, कॉपर एंड सिल्वर। When metal is attacked
by substance around it such as moisture acids it is said to corrode। वही बताया मैं आपको, जैसे ही अगर आयरन जो है कोरोड कैसे होता है, जब मॉइस्चर एसिड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है? मेटल ऑक्साइड। अगर केमिकल के फॉर्म में बात की जाए तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और मेटल ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद यहाँ जंग लगना चालू हो जाते हैं। तो कुछ साल बाद क्या होता है, मेटल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ब्लैक कोटिंग corrosion cause damage to car bodies, bridges, iron railing, ships and to all objects made up of metal। corrosion जो है ना वो बहुत सारे चीज़ को डैमेज करता है, जैसे कि कार का बॉडी हो गया, आयरन हो गया, आयरन का जो भी सामान है, घर वगैरह है, कूलर जो भी वगैरह है, उस सभी में। ब्रिजेस जो हैं, आयरन रेलिंग, मतलब कि आयरन का जो भी रेलिंग वगैरह है, शिप्स हो गए, जितने भी मेटल से बने हुए सामान जो हैं, मेड ऑफ मेटल जो हैं, उस सभी में जंग लगता है अगर आप उसको बचाने का कोई तरीका नहीं निकाले तो। अब इसका कोरोजन से हमको बचाने का ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है जिसमें आप आयरन के ऊपर एक पेंट कर सकते हैं। पेंटिंग, अगर आप प्लास्टिक पेंट वगैरह करते हैं आयरन के ऊपर, इससे भी कोरोजन को बचाया जा सकता है। दूसरा ये है कि आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, इससे भी आयरन का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। थर्ड जो है, आप जिंक का कोटिंग कर सकते हैं। जिंक मेटल का कोटिंग करेंगे तो जिंक के ऊपर आएगा, लेकिन मेटल तक, जो मेन मेटल है हमारा, वहाँ तक आयरन कोरोड नहीं हो पाएगा। चौथा है गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। पांचवा होगा आपके पास, अगर आपका अंडरग्राउंड के लिए आप यूज़ करते हैं तो अंडरग्राउंड के लिए आपको क्या करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है वो आपको नीचे मिट्टी के अंदर जो ह्यूमिडिटी वगैरह होता है उससे बचाता है, और आयरन कोरोड नहीं होता उससे। जैसे कि आप प्लास्टिक पाइप वगैरह देखे होंगे, अगर आपके घर में नल वगैरह है, जहाँ से नगर निगम वगैरह है, तो वहाँ से जब नल से पानी आता है आपका, तो नीचे पाइपलाइन रहता है सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम जो रोड के अंदर से, ज़मीन के अंदर से जो निकलता है, वो मिट्टी में कोरोड क्यों नहीं होती जल्दी? क्योंकि उसके पीछे का वही रीज़न होता है, कोटिंग वगैरह वो किया गया रहता है उसमें। ठीक है। इसके बचाने का तरीका है कोरोजन का, यही सब है। बेसिक बेसिक चीज़ें अपने नॉलेज से लिखना है आपको एग्ज़ाम में, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा, टीचर के इम्प्रेशन, राइटिंग लिखने का जो तरीका है आपका, उसमें टीचर के ऊपर अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है, और टीचर को समझ में आता है कि लड़के के पास नॉलेज है और पढ़ा है बच्चा। रेंसिडिटी पढ़ना। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल, मतलब रेंसिडिटी क्या है? When fats and oil are oxidized, they become rancid and they smell and taste। मतलब कि क्या है, आप कई बार भी यूज़ किए होंगे, जैसे कि घर में रेफ्रिजरेटर है, रेंसिडिटी को बचाने के सबसे बेस्ट तरीका जो है वो रेफ्रिजरेटर है। आप किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं, अगर फ्रीज़ कर दिए हम कोई भी सामान को, इससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो जल्दी सड़ेगा नहीं। रेंसिड मतलब वही होता है जो ऑक्सीडाइज हो गया और उसका स्मेल, टेस्ट, सभी चीज़ चेंज क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया। किसके कारण? गर्मी के कारण केमिकल रिएक्शन हो गया, उसमें बैक्टीरिया वगैरह अटैक हो गया, बैक्टीरिया वगैरह का, और इसमें फैट ऑयल के कारण ये रिएक्शन होने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर ये एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। ठीक है। इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बचाने के लिए आपको एंटी ऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए आपको एंटी ऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा फूड प्रोडक्ट में, उसके बाद बच जाएगा। या फिर आप बफर सॉल्यूशन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बफर। या फिर आप जैसे कि आप कुरकुरे वगैरह खाते होंगे, ये लॉन्ग टर्म कैसे रहता है, लॉन्ग टाइम तक इतना सेफ़ और सिक्योर और खाने योग्य क्यों रहता है? क्योंकि इसमें भी तो ऑयल है, कुरकुरे वगैरह में, कुरकुरे चिप्स जैसा भी है पैकेट, इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, इसी कारण, क्योंकि ये लंबे समय तक एक्सपायर ना हो सके। ठीक है। जैसे चिप्स वगैरह का बैग देखते हैं, इसमें फ्लश टाइप से हवा भरा रहता है, वो इसी कारण की नाइट्रोजन गैस उसमें डाला होता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज होने से बच सके। ठीक है। एयर टाइट कंटेनर वही होता है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है उसको।
इसी को हम रेसिडिटी कहते हैं। इसको बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ समरी है। रेसिडिटी को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है रेफ्रिजरेटर, यूज़ रेफ्रिजरेटर। अगर रेफ्रिजरेटर का आप यूज़ करते हैं तो आपका खाना जो है वो 2 से 3 टाइम तक चल जाएगा आराम से। मतलब उसका टेस्ट जो है, स्मेल जो है चेंज, ये सब चेंज नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा एक्चुअली में, इसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा वो प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।